हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ के बारे में। तो ये जो इंश्योरेंस वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं बीमा। जैसे कि आप सभी लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको हम LIC नाम से जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा, यानी कि एक ऐसा इंश्योरेंस जो कि लाइफ को इंश्योर्ड करता है। अब देखिए, आपको मैं समझाता हूँ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारी लाइफ फुल ऑफ रिस्क है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। कभी भी किसी के भी साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, यानी कि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारे रिस्क हैं और बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आप लोग सांस ले रहे हैं, हो सकता है दो मिनट बाद आप लोग जो है सांस लेना बंद कर दें। जिस मोबाइल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि वो फट जाए, या जिस घर पे आप अभी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए और आपका घर तबाह हो जाए। हो सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग। तो इसी रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस बना होता है कि चलो कुछ रिस्पेक्ट में हम उस चीज़ को वापस तो नहीं ला पाएंगे, लाइफ को, हम किसी की लाइफ को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन एक हम सर्टेन अमाउंट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जो उसके बिलोंगिंग्स को एक अच्छी आगे लाइफ प्रोवाइड कर सकते। और अब मैं आपको बताऊं कि रिस्क लाइफ को भी है, रिस्क लाइफ को भी है और रिस्क प्रॉपर्टी को भी होता है। ठीक है, यानी कि किसी के अगर मकान में आग लग जाए तो उसका जो है उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद, किसी की गाड़ी चोरी हो जाए उसकी प्रॉपर्टी खो गई, उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद, आपका मोबाइल आपके हाथ से गिर जाए, पानी में खराब हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी बर्बाद। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, एंड टू कवर दीज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंश्योरेंस। तो जब कभी भी आप इंश्योरेंस लॉ पढ़ते हैं, ये रिस्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है इंश्योरेंस लॉ के अंदर। तो इसमें हम बाद में बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी जो है हम हिस्ट्री देख लेते हैं इंश्योरेंस एक्ट की, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस लॉ। और हिस्ट्री देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। बहुत टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगर हम बात करें तो वी हैव वैराइटीज ऑफ इंश्योरेंसेस। लाइक वी हैव मोटर इंश्योरेंसेस, गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है। तो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि एक मोटर इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, मोबाइल इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, कैटल यानी कि जो जानवर होते हैं, गाय भैंस, उनका भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसी तमाम तरीके के हमारे पास इंश्योरेंसेस होते हैं। फायर इंश्योरेंस, ठीक है, और क्या होता है, और मैराइन इंश्योरेंस। ठीक है, मैराइन इंश्योरेंस, ये जो मैराइन इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख पा रहा होगा। और क्या रह गया इसमें, रह गया हेल्थ इंश्योरेंस। ये है गाइज मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस जो होता है। क्रॉप इंश्योरेंस भी होता है गाइज, जो आप फसल उगाते हैं ना, उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है। और आपको मैं बता दूं तो ये सारे के सारे जो हो गए, ये आते हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर। किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, एक होता है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये सारे आते हैं जो मैंने यहाँ पर किए हैं, जो कि लाइफ को इफेक्ट नहीं करते हैं, इसमें किसी की जान नहीं जाती, बट मोट या आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति को नुकसान जाता है, आपके कैटल्स को नुकसान जाता है, हो सकता है आपके घर को नुकसान चला जाए। जो मैराइन इंश्योरेंस है, ये बेसिकली होता है कि पुराने टाइम पे जब ये मैराइन शिप्स वगैरह चला करती थी, कोलंबस वगैरह जो है आपने 1492 में सुना होगा कि कोलंबस वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द अमेरिका। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ऐसे पर्सनल प्लेन तो हुआ नहीं करते थे, तो अपने जहाज से वो जाते थे, यानी कि अपनी नाव से जाते थे। उस बोट को कवर करने के लिए, इंश्योरेंस से बचने के लिए, कोई दुर्घटना या कुछ हानि होने से बचने के लिए इंश्योरेंसेस होते थे, तो उसको हम जो है मैराइन इंश्योरेंस के अंदर कवर करते थे। और अगर
चलिए, ये तो हो गए टाइप के इंश्योरेंस। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए, हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे ना, इसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे। एक तो एंशियंट टाइम पे देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको मॉडर्न टाइम पे देखेंगे, और मॉडर्न टाइम से भी पहले मैं आपको बता दूं, हम इसको ब्रिटिश एरा में देख सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर इंडिया में रूल हुआ करता था। ब्रिटिशर्स एरा, ब्रिटिश एरा, उस टाइम पे हम देखेंगे कि उस समय हिस्ट्री कैसी हुआ करती थी इंश्योरेंस की। फिर देखेंगे हम अर्ली 20th सेंचुरी पे। यानी कि जब मैं 20th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ तो मैं टाइम पीरियड यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 1900 2000 सॉरी 1900 से 1999 की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 20th सेंचुरी। और 21वीं सदी की मैं बात करूँ तो सन 2000 से लेके 2099 का वो टाइम पीरियड होता है। और इसको जो है हम जनरली एडी भी लिखते हैं, यानी कि एनो डोमिनो, या फिर हम लिखते हैं आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट, या जीसस क्राइस्ट, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो एक हम देखेंगे एंशियंट टाइम पे, फिर हम देखेंगे ब्रिटिश एरा पे, उसके बाद हम देखेंगे ये अर्ली 20th सेंचुरी पे, और फिर जो है हम देखेंगे मॉडर्न एरा पे, या फिर हम ये कहें कि मॉडर्न एरा या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग जो है इस वीडियो को अगर बहुत टाइम से खोज रहे थे और आप थोड़े से जागरूक हैं, तो आपने इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, ओरिएंटल। ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ से जो है हमारे इंश्योरेंस मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, तो आपने LIC का नाम सुना ही होगा। ठीक है, 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। पुराने टाइम पे अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 1818 पर। ठीक है, ये डेट जो है आपको याद होनी चाहिए। तो पुराने टाइम पे अगर हम एंशंट हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट पीरियड की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, तो उस समय जो एग्रीकल्चर आप आज देखते हैं, आज के टाइम पे देखते हैं गेहूं चावल वगैरह, ये पुराने टाइम पे भी होता था, जाहिर सी बात है। क्योंकि जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो पहले तो हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज होती नहीं थी, इंडस्ट्रीज होती नहीं थी। तो जो है मेन हमारा जितनी भी जनता है वो किस पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। अब बाढ़ वगैरह, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ पहले भी आती थी। तो होता ये था कि बाढ़ वगैरह आ गई है कहीं पर, तो उससे क्या होती थी, लोगों की फसल बर्बाद हो जाती थी। यानी कि यहाँ पर जो है मैं इस काइंड की इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, किस काइंड की, क्रॉप इंश्योरेंस की। ये पहले प्राचीन इंश्योरेंस है। तो क्रॉप वगैरह लोगों के बर्बाद हो जाया करते थे। यानी कि किसी के खेत तबाह हो गए, खेत में जो है अनाज उजड़ गई। तो इससे बचने के लिए पहले आपस में जो है लोगों से ना, जिन जिन के खेत है उनसे, कोई जो मनी लेंडर है, जो सेठ हुआ करते थे, वो पैसे लेते थे। और रिटर्न में वो क्या बोलते थे, अगर कोई अनहोनी होती है, अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, कोई अगर क्रॉप वगैरह फेलियर होता है, कोई बाढ़ वगैरह आती है जिससे तुम्हारे क्रॉप्स को इफेक्ट होता है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हम आपकी हेल्प करेंगे। ये जो है ये जो है मर्चेंट समझ लीजिए, या ये जो है सेठ होते हैं, जो ये सेठ है, ठीक है, और ये जो पीजेंट्स होते हैं, फार्मर्स, ये फार्मर है। ठीक है, ही इज़ फार्मर एंड ही इज़ मोटू, या फिर हम क्या कह सकते हैं इनको, सेठ जो भी होते हैं, बनिए वगैरह। तो ऐसे करके हमारे पास 100 फार्मर्स हैं। और एक जो है, ये समझ लीजिए उस समय की, पुराने टाइम की, एंशियंट टाइम की इंश्योरेंस कंपनी है मोटूलाल। तो ये जो है हर एक से 100-100 रुपये लेता है, 100-100 रुपये लेता है। और 100-100 रुपये अगर वो हर एक फार्मर से लेता है, तो उसके पास ऐसे कितने कलेक्ट हो जाएंगे 100 से, तो करीबन उसके पास हो जाएंगे 100 × 100। तो कितने हो जाएंगे, 0000, यानी कि टोटल 10,000 रुपये उसके पास कलेक्शन हो जाएगा। अब ये 10,000 रुपये के बदले में ये किसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हो सकता है इनमें से, ये जो पूरा का पूरा इनका खेत है और यहाँ पे से कोई नदी आ रही है, तो इसमें बाढ़ आ गई, हो सकता है इन 100 में से
10 लोगों के खेत तबाह हो जाए, इनकी जो है फसल बर्बाद हो जाए, तो इन 10 लोगों को जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इसी मनी में से। ठीक है, तो ये जो है पुराने टाइम पे हुआ करता था कि जो कुछ भी फेलियर हुआ है, जो कुछ भी लॉस हुआ है मॉनेटरी टर्म में या क्रॉप टर्म में, तो उसको रिकवर करने के लिए एक एड प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? एक सहायता देना। ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्लड का। ऐसी जो है क्या है कि एक्सेसिव हीट के कारण कहीं पर फायर, आग भी लग जाती थी, लोगों के घर भी जल जाते थे, या कभी जो है फेमाइन पड़ गया, अकाल पड़ गया, किसी वर्ष जो है बारिश ही नहीं हो रही है। अब बारिश नहीं हो रही है तो उत्पादन अच्छे से, प्रोडक्शन यानी कि उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, या जो क्रॉप्स को जितना पानी रिक्वायर्ड था, यानी कि जितना भी रिक्वायरमेंट था पानी का, वो उसको भरपूर तरीके से नहीं मिल पा रहा, या कोई एपिडेमिक हो गई, या कोई जैसे कैलेमिटी हो गई, है ना। तो उस टाइम पे भी जो है क्या होता है कि आपको जो है वापस से रीस्टोर करवाया जाए उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे आप पहले थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? आपने इस पर्सन को तो आप जानते होंगे, मनु, जिसने मनु स्मृति लिखी थी। ठीक है, और कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, जिसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, इसको भी आप जानते होंगे। इसकी एक नोवेल है जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। इस अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि राजा कैसे बनते हैं, यानी कि इसको, कौटिल्य को किंग मेकर भी बोला जाता है। तो अपने इस अर्थशास्त्र में ये जो है एक पूरा डिटेल में बताता है राजा कैसा होना चाहिए, क्या स्टेट होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। फिर एक ऋषि और हुआ करते थे हमारे पास, याज्ञवल्क्य। इनकी एक राइटिंग थी, इनकी एक नोवेल थी, उसको हम बोलते हैं धर्मशास्त्र। तो इन सभी बुक्स में, एंशियंट पीरियड की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन सभी बुक्स में इस इंश्योरेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो ये तो हो गया थोड़ा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंशियंट इंडिया का, ये आपको समझाना बेहद ज़रूरी था। अब चलते हैं हम ब्रिटिश एरा पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ब्रिटिश एरा की अगर बात करें तो ब्रिटिश एरा पे तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1818 में एक यूरोपियन कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश होती है, जिसको बोलते हैं ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कलकत्ता पर ये इस्टेब्लिश होती है। इसका मेन मोटिव्स होता है, जो जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी यहाँ पे जितने भी ब्रिटिशर्स रह रहे होते हैं इंडिया में, उनको इंश्योर करने के लिए बेसिकली कंपनी बनी होती है। और अगर इंडिया के कोई लोग अगर अपना इंश्योरेंस इस कंपनी से करवाना चाहते थे, तो ये जो वर्ड आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, यानी कि एक अमाउंट देना पड़ता है उस इंश्योरेंस कंपनी को। एक हर महीने या एनुअली जो है हम एक अमाउंट देते हैं, और उस अमाउंट के बदले में अगर कोई अनहोनी होती है, तो उसके बाद में जो कोई भी ये प्रीमियम दे रहा है, जैसे कि दो पार्टीज होती हैं, इंश्योरर और इंश्योरी। इंश्योरर कौन होता है? जो कंपनी, बीमा कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योरी कौन होता है? जो पॉलिसी होल्डर होता है, जिसकी पॉलिसी बनाई जाती है, यानी कि जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। तो इस इंश्योरेंस के लिए एक प्रीमियम यानी कि एक अमाउंट देना पड़ता है हर महीने। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है, 1,000 रुपये ले रही है हर महीने, बोलती है हर महीने हम 1,000 रुपीज़ लेंगे आपसे, अगर कोई भी अनहोनी होती है तो सारा का सारा जो कोई भी आपका नुकसान होता है उसको हम पे करेंगे। तो इन दैट केस से जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये क्या करती है, जो इंडियन नेटिव्स होते हैं, यानी कि जो भारत के लोग होते हैं, मूल निवासी, उनसे तो ये 2,000 रुपये ले लेती है एज अ प्रीमियम। और वहीं पे अगर कोई ब्रिटिश सब्जेक्ट होगा, कोई यूरोपियन होगा, कोई ब्रिटिशर्स होगा यहाँ पर, तो उससे वो 1,000 रुपये लेती थी एज अ प्रीमियम। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने, इंडियंस ने देखा कि ये तो जो है बहुत ज़्यादा पक्षपात हो रहा है, क्योंकि पॉलिसी सेम है, रिस्क सेम है। अगर कोई, मान लीजिए ये कोई ब्रिटिशर्स का घर बना रहा है, बनाया है इंडिया में, अगर इसमें आग लग जाती है और वहीं पे कोई इंडिया सब्जेक्ट का जो है घर है, किसी इंडियन का घर है, उस पर आग लग जाती है, तो इन दोनों के आग लगने में जो है जो भी लॉस आएगा
उस लॉस को कवर करने के लिए जो हम प्रीमियम अमाउंट ले रहे हैं वो हम दुगना ले रहे हैं इंडियन से। ठीक है, समझ गए आप। तो इसके चलते 1834 में ये ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई होती है, ठीक है, ये फेल हो जाती है। फिर 1829 में मद्रास में भी एक मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुलती है, और ये सारी यूरोपियन कंपनी होती हैं। ठीक है, तो इंडिया के सॉइल पे जो पहली कंपनी इस्टेब्लिश होती है यूरोपियन कंपनी, उसे बोलते हैं ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वहीं पे इंडिया की जो पहली कंपनी जो इंडिया की खुद की होगी वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। ये जो है पहली इंडियन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इंडिया की ही होती है और इंडिया में ही बनी होती है। 1829 में मद्रास यानी कि जो आज का चेन्नई वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पर एक मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी बनती है जो कि बॉम्बे वाले रीजन में बनती है, और ये एक पूरी तरीके से इंडियन कंपनी होती है। फिर ऐसी बहुत सारी कंपनीज खुलती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी खुलती है। इसको आपको ध्यान में नहीं रखना, ओरिएंटल कंपनी, एम्पायर ऑफ इंडिया कंपनी, ठीक है, ये सारी जो है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी बहुत सारी तमाम इंश्योरेंस कंपनी होती हैं। इन सब कंपनी को एक कड़ा चैलेंज, एक कड़ी टक्कर देती हैं कुछ फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं एल्बर्ट लाइफ एश्योरेंस कंपनी, लिवरपूल एंड लंदन ग्लोब इंश्योरेंस कंपनी, रॉयल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सारी की सारी जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, ये इंडिया में जो भी कंपनीज होती हैं उसको एक बहुत और जो है बहुत बड़ा चैलेंज देती हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ दो कंपनी पे फोकस करना है। 1818 वाली पे, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि कलकत्ता पे खुलती है, ये एक यूरोपियन कंपनी होती है, आपको ये ध्यान रखना है। इट वाज एन यूरोपियन कंपनी। वहीं पे अगर इंडियन कंपनी की बात करें जो टोटल इंडियन बेसिस पे होती है, वो होती है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, जो 1871 में फॉर्म होती है। फिर ये कंपनी आपने सारी देख ली है, यानी कि ओवरऑल 1990 1900 जो ईयर आता है, उसके आते आते बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी खुल जाती है। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी टाइप, जो तीसरा हमारा टाइप है अर्ली 20th सेंचुरी में, यानी कि 1900 से 1999, यानी कि अर्ली अर्ली यानी कि 1900 से 1920, 1930, 1940 तक जितनी भी कंपनी खुलती है उसके बारे में देखते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज इन अर्ली 20th सेंचुरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो पहली कंपनी होती है इंडिया पे, अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि आप सबको पता है कि 1900 आते आते, यानी कि 20th सेंचुरी जैसी शुरू होती है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे रेगुलेट करने लगती है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट करने लगती हैं। तो इन सारी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस को, इन सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक पहला लॉ आता है जिसको बोलते हैं इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जितनी भी जीवन बीमा है उन वो सारी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए बनी होती है। फिर एक और एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं द इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये एक पहला डिटेल्ड लेजिस्लेशन होता है जो कि दोनों टाइप की इंश्योरेंस को कवर करता है, लाइफ इंश्योरेंस को भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को भी, यानी कि जनरल इंश्योरेंस को भी ये कवर करता है। जनरल इंश्योरेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। इट कवर बोथ टाइप ऑफ इंश्योरेंस। बोथ टाइप की जो कंपनीज होती हैं इनको रेगुलेट करता है ये वाला एक्ट, द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर मॉडर्न एरा पे। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स प्ले कर रहे होते हैं इस इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस सेक्टर में, तो इन सब को ना अब जैसे 1947 में व्हेन वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस, तो फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, what government did is nationalization of companies, राष्ट्रीकरण, nationalization of all the insurance companies, लाइक गवर्नमेंट फिर क्या करने लगी कि जितनी भी कंपनी हमारी कंट्री में रेगुलेट हो रही थी, जितनी भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी उन सबका डाटा लेकर, तो इस नेशनलाइजेशन को करने के लिए क्या करती है कि एक एक्ट लेके आते हैं। उस एक्ट को हम बोलते हैं इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950।
तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी ये इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह बताई थी, इन सबको एबॉलिश कर दिया जाता है। और पहली बार 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको आप LIC नाम से भी जानते हैं, अब ये एक गवर्नमेंट से यानी कि सरकारी इंश्योरेंस, सरकारी बीमा कंपनी होती है। और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको सबको रेगुलेट कर दिया जाता है, सबको एबॉलिश कर दिया जाता है, क्योंकि बॉस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो 19 जनवरी 1956, 19 जनवरी 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, तो ये जो है करीबन करीबन 154 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, आप लगा सकते हैं 154 इंश्योरेंस कंपनी उस समय इंडिया की होती है। जो भी अभी मैंने आपको 2-4 नाम बताए थे पहले, 16 ऐसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी होती है, नॉन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, जिसको LIC एब्जॉर्व कर लेता है, नॉन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। फिर आप देखोगे कि ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी। फिर एक ईयर आता है 1972। 1972 में जो जनरल इंश्योरेंस होता है, जितने भी जनरल इंश्योरेंसेस मैंने आपको बताए थे, तो 1972 में जनरल इंश्योरेंस जितनी भी कंपनीज थी उस समय, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, यानी कि जितनी भी मैराइन इंश्योरेंस कंपनी थी, फायर कंपनीज थी, फायर इंश्योरेंस कंपनीज, यानी कि ये सारी की सारी कंपनीज, यानी कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी, अब टाइम आ गया था कि उन्हें भी नेशनलाइज किया जाए। तो 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का फॉर्म हो गया 1972 में। अब इंडियन गवर्नमेंट ने 1999 आते आते क्या किया कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको लिबरलाइज कर दिया, यानी कि उनको एक एक तरीके से फ्रीडम दे दी कि अब प्राइवेट कंपनीज को इंडिया टेरिटरी में आने का मौका दिया, कि अब जो है प्राइवेट कंपनीज भी दोबारा से फॉर्म कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनी भी इंश्योरेंस कंपनी बना सकती हैं। तो 1999 में IRDA को फॉर्म किया गया। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है ना IRDA का, इस समय ये जो फॉर्मेशन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक गवर्नर होते हैं जिनका नाम होता है RN मल्होत्रा। RBI के गवर्नर होते हैं, RBI गवर्नर RN मल्होत्रा। इनकी रिकमेंडेशन पर एक कमेटी बनाई जाती है जिसको RN मल्होत्रा कमेटी बोलते हैं। 1993 में ये कमेटी बनती है। सो आपको पता होना चाहिए RN मल्होत्रा वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट में IRDA एक्ट पास होता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, IRDA एक्ट फॉर्म हो जाता है 1999 में। और ये जो एक्ट है ये अप्रैल 2000 से इन्फोर्स हो जाता है। 2000 अप्रैल से ये इन्फोर्स हो जाता है, यानी कि चालू हो जाता है, यानी कि इंडिया में ये रेगुलेट करना शुरू कर देता है। ऑल इज आई वांट टू से दैट इट स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन अप्रैल 2000। अब ये एक्ट अपने आप में अभी जो करंट के सिनेरियो में है, ये पूरी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हों, फिर चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो, यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों को जो है रेगुलेट करता है। तो हम जो है अगली वीडियो पे जानेंगे कि इस IRDA की पावर क्या होती है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
इसके फंक्शन क्या होते हैं, एंड मोर ओवर इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं, सारा सब कुछ हम देखने वाले हैं कि कौन इनका जो है चेयरपर्सन होता है, उसकी एज लिमिट क्या होगी, कितने साल की आयु तक वो जो है चेयरपर्सन बना रह सकता है, और कौन पर्सन एलिजिबल होते हैं इस IRDA के मेंबर्स बनने के लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, फॉर द टाइम बिंग इसको यहीं पर जो है हम स्टॉप करते हैं, और आई होप कि आपको दी हुई जानकारी पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। इंतज़ार करिएगा इसकी सेकंड वीडियो का, जिसमें हम IRDA एक्ट को अच्छे से समझेंगे। और फॉर द टाइम बिंग आपको क्या करना है मालूम है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट।